Hello everyone, welcome to Free Study. So next video for Insta July 2020 current affair compilation. आगे के हम पेजेस करेंगे, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें एंड अगर आपने बाकी के पेजेस की वीडियो नहीं देखी हैं तो वो भी आप वीडियोस के अंदर जाकर देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि से। एंड ये आप सभी को पता होगा, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है पीएम स्वानिधि। तो स्वानिधि जो है वो किन के लिए है? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो मोबाइल ऐप है वो लॉन्च की गई है, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन्हें माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, ध्यान रखिएगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, उन्होंने एमओयू साइन किया है किसके साथ? सिडबी के साथ, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। एंड सिडबी ही इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी भी होगी। जो सिडबी है वो सारी क्रेडिट गारंटी को मैनेज करेगी किसके थ्रू? क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के थ्रू। ओके, तो इसके अंदर इन्हें माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगी, लोन ले सकते हैं ये 10,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये का जो लोन होगा वो 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जाएगा जिनका बिजनेस 24 मार्च 2020 से पहले चल रहा हो। ये स्कीम मार्च 2022 तक वैलिड है। जो सिडबी है वही इसका टेक्निकल पार्टनर भी है। लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस किसके थ्रू मैनेज करेंगी? क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर एमएसई के थ्रू। ओके, तो ये हमने कल कर लिया था। एंड ये भी ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट सब्सिडी जो 7% है, अगर अर्ली पेमेंट हो जाती है लोन की तो 7% जो इंटरेस्ट सब्सिडी है वो भी उनके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। एलिजिबिलिटी वेंडर्स, हॉकर्स, ठेली वालाज, रेडी वालाज, थैलीपार्ड वालाज, ठीक है, तो ये सब आपके होंगे। नाउ सर्वे ऑन एनिमल्स इन सर्कसेस। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड को कहा है कि वो एक सर्वे करें कि कितने एनिमल्स हैं सर्कस के अंदर एंड जो मींस परफॉर्म नहीं कर पाए कोविड-19 की वजह से, एंड उन्हें रिहैबिलिट किया जाए नियरेस्ट जू के अंदर। कोर्ट ने ये नोटिस दिए हैं ताकि जो काम है वो हो सके विद इन 2 वीक्स। तो इशू क्या है? एक प्ले फाइल हुई थी कि जो कंडीशन है एनिमल्स की वो बहुत वल्नरेबल हो गई है क्योंकि सर्कस जो है वो बैंकरप्ट हो गए हैं पैंडेमिक की वजह से। तो उनकी वजह, क्योंकि वो बैंकरप्ट हो गए हैं तो एनिमल्स का भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये पिटीशन किसने फाइल की थी? ये फाइल की थी फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल्स प्रोटेक्शन ने, ठीक है। तो इनको चिंता हो रही थी उन एनिमल्स की एंड इन्होंने, ये कलेक्शन है 100 ऑर्गेनाइजेशंस का जो कि एनिमल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को भी चैलेंज किया सेक्शन 21 to 27। किस एक्ट के? सेक्शन 21 to 27 प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, ताकि एग्जीबिशन जो है वो परमिट की जा सके एंड जो ट्रेनिंग है सो फार एज दे परमिट, क्योंकि यही जो एक्ट है वही ये परमिट करता है कि आप एनिमल्स को ट्रेन कर सकते हो सर्कस के अंदर। नाउ जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने कहा है कि डिक्लेयर करने चाहिए परफॉर्मिंग एनिमल रूल्स 1973 के, परफॉर्मिंग एनिमल रूल्स 2001 के, एंड रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए एनिमल्स का एज परफॉर्मिंग एनिमल्स फॉर सर्कसेस। नाउ चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस यही हैं कि सर्कसेस विद एनिमल्स वो ट्रिक्स परफॉर्म करते हैं एंड ऑफन यूज़ वाइल्ड एनिमल्स, वहाँ पे एलिफेंट्स को भी, हिप्पोज को भी एंड बर्ड्स को भी यूज़ किया जाता है। एंड विदाउट कोई जो होता है बिना मीन्स पेपर वर्क किए हुए भी उनको यूज़ करने लग जाता है। तो ये डायरेक्ट वॉयलेशन है एनिमल प्रोटेक्शन लॉज के, एनिमल राइट्स के, वेलफेयर के। तो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, क्योंकि सर्कस वालों का काम नहीं चला, ठीक है, कोई देखने नहीं गया, तो इस वजह से क्योंकि उनको पैसों की तंगी आई तो फिर वो एनिमल्स के ऊपर बेसिकली जो एट लास्ट जो बर्डन है वो किस पर गया? एनिमल्स के लिए। तो इसीलिए अर्जेंट नीड है कि एनिमल्स को बैन करना चाहिए फ्रॉम सर्कसेस इनिशिएटिंग देयर रिहैबिलिटेशन, इनको रिहैबिलिट कराना चाहिए। एंड इंटरिम रिलीफ के लिए अथॉरिटीज़ को कस्टडी लेनी चाहिए उन सभी एनिमल्स की जो सर्कसेस में बिलोंग करते हैं, सर्कसेस को बिलोंग करते हैं। अब कुछ इंस्टा फैक्ट्स, तो जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 है, उसके अंदर 1962 में जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है वो बना था। ये एक स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट को एडवाइस करती है एनिमल वेलफेयर लॉज के बारे में, एनिमल वेलफेयर को प्रमोट करती है। एंड ये कब, किसके अंदर स्टार्ट हुई है? अंडर द स्टेवर्डशिप ऑफ लेट श्रीमती रुक्मणी देवी अरुंडाले, ठीक है। तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा।
नौ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो 1.10 करोड़ हाउसेज जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। मिनिस्ट्री ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। ये इंदिरा आवास योजना के अंदर ही कंस्ट्रक्ट किए गए हैं 1 अप्रैल 2016 से। पक्का हाउस है, बेसिक एमिनिटीज़ हैं सभी हाउसलेस हाउस होल्डर्स को जो कि कच्चा या डिलापिडेटेड हाउस के अंदर रहते थे 2022 तक। नाउ टारगेट क्या है? टारगेट तो है 2.95 करोड़ हाउसेस बनाने हैं और बने कितने हैं? 1.10 करोड़। जो कॉस्ट है उसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट शेयर कर रही है 60:40 में। अगर नॉर्थ ईस्ट और हिमालय स्टेट है तो 90:10 में। जो स्कीम है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है रूरल मेसोन्स को भी, ताकि वर्कमैनशिप इम्प्रूव हो, क्वालिटी इम्प्रूव हो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस की, एंड उसके साथ साथ स्किल मेसोन्स एंड उनकी एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़े। नाउ स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, दैट इज स्वामी। तो ये आप देखिए, इसका जो फुल फॉर्म्स होते हैं ना, ये जो एब्रीविएशंस है, इनको किसी पेज पर लिख लीजिए। ओके, आपको हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हो सकता है कि पेपर के अंदर ये एब्रीविएशन ही आएगी एंड उससे रिलेटेड आपको कोई ऑप्शन दे दिया जाए। तो अगर आपको फुल फॉर्म भी पता होगी तो भी आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये किस बेसिस के लिए, किस चीज़ के लिए जो है वो बनाई गई है। सो लिख लीजिए। सो स्पेशल विंडो बनाई जाएगी अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग के लिए। इसके लिए 81 प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया गया है। ये जो अप्रूवल है ये स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड 1 के अंदर अप्रूव किया गया है, जिसके अंदर नियरली 60,000 होम्स बनेंगे। एंड ये नवंबर 2019 में यूनियन कैबिनेट ने इसका जो प्रपोजल था वो क्लियर कर दिया था। स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो फॉर्म किया गया ताकि कंप्लीट कंस्ट्रक्शन हो सके मिड इनकम कैटेगरी हाउस प्रोडक्ट्स की। एंड जो फंड है उसे सेटअप किया गया एज अ कैटेगरी सेकंड AIF, दैट इज ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, एंड ये रजिस्टर्ड है सेबी के अंदर। जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर होंगे वो SBI कैप वेंचर्स होंगे, जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है SBI कैपिटल मार्केट्स की। एंड जो स्पॉन्सर होगा फंड का वो होंगे सेक्रेटरी एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इन्वेस्टर्स कौन होंगे? AIFs जो भी क्रिएट किए जाएं अंडर द स्पेशल विंडो वुड सॉलिसिट इन्वेस्टमेंट इनटू द फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट, एंड यही इसके बारे में है। सो नाउ सी स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क्स। तो ड्रग तो आप केमिकल से थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने इसको लॉन्च किया है, क्योंकि आत्मनिर्भर बनाना है फार्मा सेक्टर के अंदर भी इंडिया को। ना स्कीम क्या है? इस स्कीम के अंदर 3 बल्क ड्रग पार्क्स बनेंगे कंट्री के अंदर, एंड जो ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा वो 90% होगा कॉस्ट का नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ में, एंड 70% होगा अदर स्टेट्स के अंदर, एंड हिली स्टेट्स में भी 90%। जो मैक्सिमम ग्रांट इन एड है वो 1000 करोड़ तक दिया जाएगा। सो क्योंकि थर्ड लार्जेस्ट है वॉल्यूम में इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इसलिए इम्पॉर्टेंट है फॉर द इम्पोर्ट ऑफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं बेसिक रॉ मटेरियल पर। तो इस स्कीम का मेन एम यही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है बल्क ड्रग्स की उसको रिड्यूस किया जाए, एंड जो डिपेंडेंसी है दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर भी उसे भी कम किया जाए, ताकि कंटिन्यूअस सप्लाई हो सके ड्रग्स की, एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड की जा सके किसको? सिटीजन्स को। Now, what are the issues which are relating to development and management of social sector services relating to health, education and human resources? तो PCR टेस्टिंग एक डबल एज सोर्ड है, मतलब एक दो तरीके से बोलते हैं ना कि आप दो तरीके से मार पड़ना, दो तरफ से मार पड़ना, तो ये वही है। तो PCR टेस्ट को कैसे यूज़ किया जाना चाहिए? तो जो पॉजिटिव एजेंट है COVID-19 किसकी वजह से हो रहा है? SARS-CoV-2 वायरस की वजह से हो रहा है। ये एक RNA वायरस है, मीन्स इट फिल्ट्रेट्स अ हेल्दी सेल टू मल्टीप्लाई एंड सर्वाइव। जो RT-PCR टेस्ट है वो किया जाता है कि भाई पर्सन को SARS-CoV-2 RNA तो नहीं है, एंड इसके अंदर जो RNA होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? DNA में, थ्रू अ प्रोसेस जिसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसके थ्रू वायरस को डिटेक्ट किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। ओके, एंड इसके थ्रू पता चल जाता है कि वायरस है या नहीं है। थोड़ा साइंटिफिक टर्म्स है। कैसे कैरिड आउट होता है? ये जनरली डिटेक्टेबल है रेस्पिरेटरी स्पेसिमेंट्स के अंदर,
जो अपर एंड जो लोअर रेस्पिरेटरी स्पेसिमन्स होते हैं, जैसे नाजल हो गया, ओके, ये यहाँ पे कलेक्ट किए जाते हैं एंड जो सैंपल है उसे फिर केमिकल सॉल्यूशंस के साथ क्रिएट किया जाता है एंड प्रोटीन्स फैट्स इनको रिमूव करके सिर्फ आरएनए लिया जाता है जो कि सैंपल में प्रेजेंट होता है। सो 35 साइकिल्स के थ्रू ये गुजरता है एंड अराउंड 35 बिलियन न्यू कॉपीज ऑफ वायरल डीएनए आर क्रिएटेड। जैसे जैसे न्यू कॉपीज डीएनए सेक्शंस की बनती रहती हैं, मार्केट जो होते हैं वो डीएनए स्ट्रैंड्स में उनको अटैच करते रहते हैं, फिर एक फ्लोरेसेंट डाई रिलीज करते हैं जिसे दोबारा से मशीन कंप्यूटर मेजर करता है एंड फिर स्क्रीन पर उसको प्रेजेंट कर देते हैं। तो जो अमाउंट है व्हेन इट गोज ओवर अ सर्टेन लेवल ऑफ फ्लोरोसेंस तो पता चल जाता है कि हाँ वायरस है। नाउ इसको डबल एज सोर्ड क्यों कहा गया है, क्योंकि ये बून भी है और बैन भी है, क्योंकि ये एम्पलीफाई कर रहा है एक सिंगल वायरल जीन सेगमेंट को टू जनरेट अ डिटेक्टेबल सिग्नल अ पॉजिटिव टेस्ट। नाउ ये बोन इसलिए है क्योंकि ये एक्यूरेटली बता देता है कि वायरस है या नहीं है। बैन इसलिए है क्योंकि ये इट इज़ प्रोन टू फॉल्स नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो ये कैसे होते हैं ये उन्हीं से पता चलता होगा। फॉल्स रिपोर्ट्स कैसे होती हैं, तो जैसे मान लीजिए किसी का जो जीन है वो फॉल हो गया ट्यूब पर फ्रॉम द लैबोरेटरी एनवायरनमेंट, तो वो एम्पलीफाइड हो जाएगा। मीन्स अगर किसी पर्सन को है तो अगर गलती से वो फैल गया तो टेस्ट क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। एंड फॉल्स नेगेटिव का मतलब भी यही है कि जो वायरल लोड होगा वो लोअर हो सकता है थ्रोट में देन इन द नासोफेरेनिक्स, तो इसके थ्रू इनकी प्रॉब्लम सामने आ रही है। नीड ऑफ द आर यही है, क्रॉस कंटामिनेशन को अवॉइड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होना देना है, सिर्फ वही लैबोरेटरीज जहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस हो वही टेस्ट करें। डॉक्टर को अलर्ट करना होगा अथॉरिटीज़ को एंड हु इन टर्न शुड गेट द सब्जेक्ट रीटेस्टेड इन एन एक्रेडिटेड लैबोरेटरी। नाउ अगर हमें जो ब्लाइंड रिलायंस है इसको ख़त्म करना है पीसीआर टेस्ट रिजल्ट पर, तो क्लिनिकल डायग्नोसिस करना होगा स्पेसिफिक क्राइटेरिया के थ्रू। यही एक तरीका है जिसके थ्रू कोविड को डायग्नोस किया जा सकता है एंड इट शुड बी पॉपुलराइज्ड अमंग डॉक्टर्स। नाउ सेम लैंग्वेज सबटाइटलिंग प्रोजेक्ट, तो सेम लैंग्वेज सबटाइटलिंग प्रोजेक्ट आईआईएम अहमदाबाद ने रिसर्च की है एंड इनको इम्प्लीमेंट करेंगे एसएलएस पायलट्स को, कहाँ पर, टीवी पर 8 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर। जो प्रोजेक्ट है ये 23 ईयर अपनी जर्नी कंप्लीट करने जा रहा है, लेकिन जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेप है वो अभी भी अनअकम्प्लीस्ड है कि क्वालिटी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी ऑन टीवी चैनल्स। तो एसएलएस प्रोजेक्ट सेम लैंग्वेज सबटाइटलिंग 1996 में लॉन्च किया गया था। एम यही था कि जो टीवी कंटेंट है वो हेल्प करे पीपल को, खास करके वो लोग जो मींस हु वर हार्ड टू रीच थ्रू ट्रेडिशनल लिटरेसी प्रोग्राम्स, ताकि उनकी भी रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स अच्छी हो। 1999 में जो सेम लैंग्वेज सबटाइटलिंग था दे वर ऑफिशियली पुट इनटू प्रैक्टिस एज अ लिटरेसी इंटरवेंशन प्रोग्राम बाय आईआईएम अहमदाबाद एंड एनपीओ जो इसके साथ इन्वॉल्व है वो है प्लैनेट रीड। एंड इसके साथ ध्यान रखिएगा कि जो असेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, जिन्हें सितंबर 2019 में बनाया गया है, किसके एक्ट के अंदर, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 के अंदर, उन्होंने कहा है कि जो 50% जो भी टीवी पर एंटरटेनमेंट कंटेंट होता है वो कैप्शंस भी कैरी करे इन द सेम लैंग्वेज। नाउ मेन अप्रोच यही है, इज़ क्वाइट सिंपल कि सबटाइटल कीजिए ऑडियो विजुअल कंटेंट को, जैसे आप यूट्यूब के अंदर देखते हैं, एंड लैंग्वेज को ऑन स्क्रीन टेक्स्ट जो हो और जो ऑडियो हो, मीन्स जो टेक्स्ट सामने आ रहे हैं जो बोल रहे हैं वो मैच करना चाहिए। टीवी के टाइम पे भी जब व्यूअर्स जो मैच करने चाहिए, जो शब्द सुने एंड जो शब्द देखें। तो इंडिया फर्स्ट कंट्री है जहाँ पे जो एसएलएस है वो उनका मेन स्ट्रीमिंग होती है टीवी पर एंड स्ट्रीमिंग कंटेंट इज़ बीइंग एडवांस्ड फॉर मास रीडिंग लिटरेसी। तो ये जो है ये रीडिंग के लिए है, इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। कोविड-19 के टाइम पे इनका जो प्रॉब्लम थी वो सामने आई। ग्लोबली जो 1.4 बिलियन चिल्ड्रन है एंड इंडिया में 300 मिलियन चिल्ड्रन है जो कि लॉकड आउट हो गए स्कूल्स की वजह से, तो उस टाइम पे इनको और अच्छा काम करना चाहिए। नाउ वे अहेड क्या है, नेशनल इम्प्लीमेंटेशन करना होगा एसएलएस का। जो एग्जिस्टिंग एंटरटेनमेंट कंटेंट है उसी पर ही स्ट्रीमिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको अच्छा करना होगा, जिन्हें ओवर द टॉप भी कहते हैं, ताकि जो रीडिंग लिटरेसी है वो उसकी क्रांति आ जाए, रिवॉल्यूशनरी वो चीज़ बन जाए, रिवॉल्यूशनाइज हो जाए। तो ये भी अश्योर करना होगा कि जो डेफ है या जो हार्ड ऑफ हियरिंग है उनका भी मीडिया एक्सेस जो है वो बढ़े।
नाउ G4 वायरस, तो चाइना ने एक नया फॉर्म ऑफ स्वाइन फ्लू जो है वो डिस्कवर कर लिया है, जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर रहा है एंड उन्हें लग रहा है कि ये फ्यूचर में और पेंडेमिक क्रिएट कर सकता है। इसका नाम रखा है G4 वायरस। H1N1 फ्लू से इसको रिलेट किया है। G4 वायरस वो वायरस है जो कि पिग्स के अंदर पाया जाता है एंड इसके अंदर स्वाइन फ्लू एंड H1N1 वायरस दोनों के जो सिम्टम्स है वो पाए गए हैं दैट सर्कुलेट्स इन ह्यूमंस। ये जो ह्यूमन सेल्स के जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पर चिपक जाते हैं एंड ये रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। ये इन्फेक्ट करते हैं फेरेट्स को थ्रू एरोसोल ट्रांसमिशन, जैसे स्नीजिंग करते वक्त, विजिंग, कफिंग करते वक्त। ओके, एंड कंसर्न क्या है, ह्यूमन वायरस बन सकता है ये, एंड जो स्वाइन वर्कर्स हैं वो इसको शो कर रहे हैं। मोर ओवर लो एंटीजेनिक क्रॉस रिएक्टिविटी of human influenza vaccine strains with G4 reassortant indicate the pre-existing population immunity does not provide protection against G4। Obviously immunity कमज़ोर होती है तो फिर G4 वायरस जो है वो उसके अकॉर्डिंग प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती। H1N1 स्वाइन फ्लू होता है, लास्ट ईयर भी हमने पढ़ा था जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी ये हो गया था। ओके, जो पिग्स के आसपास काम करते हैं वो इनसे बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाते हैं एंड इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पैंडेमिक घोषित कर दिया था 2009 में ही, एंड ये तब से ही स्प्रेड हो रहा है। नाउ ड्रग डिस्कवरी हैकाथन 2020 लॉन्च्ड। अब DDH 2020 इसका शॉर्ट फॉर्म रख दिया है। ये पहला नेशनल इनिशिएटिव है जो कि ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है एंड इसके अंदर अलग अलग प्रोफेशनल्स, फैकल्टी, रिसर्चर्स, अलग अलग फील्ड से स्टूडेंट्स, वो सब इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। ये जॉइंट इनिशिएटिव है एंड पार्टिसिपेंट्स है MHRD की इनोवेशन सेल, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, CSIR, CDAC दैट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, माई गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं। चैलेंजेस जो पोस्ट किए जाएंगे एज प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो कि बेस्ड होंगे स्पेसिफिक ड्रग पे। 3 ट्रैक्स होंगे। पहले ट्रैक के अंदर ड्रग डिज़ाइन मतलब देखा जाएगा एंटी कोविड-19 के लिए। ट्रैक्स 2 के अंदर नए टूल्स डिज़ाइन किए जाएंगे एंड एल्गोरिथ्म जिससे कि इम्पैक्ट पड़े इन द प्रोसेस ऑफ इन सिलिको ड्रग डिस्कवरी। ट्रैक 3 को मून शूट कहा गया है जो कि विच अलाउस फॉर वर्किंग ऑन प्रॉब्लम्स विच आर आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब जो आउट ऑफ द बॉक्स हो गए हैं। सिलिको ड्रग डिज़ाइन क्या है? सिलिको ड्रग डिज़ाइन एक टर्म है जिसका मतलब होता है कंप्यूटर एडेड मॉलिक्यूलर डिज़ाइन, एंड इसका जो रैशनल डिज़ाइन या जो डिस्कवरी करना इन ड्रग्स की यूजिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ कंप्यूटेशनल मेथड्स। तो अलग अलग मेथड्स को यूज़ करके इन ड्रग्स को डिस्कवर किया जाता है एंड इसका जो आइडेंटिफिकेशन है ड्रग टारगेट का वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स को यूज़ करके आइडेंटिफाई ये किए जाते हैं। देन FAO लोकस्ट वार्निंग, आप सबको पता है लोकस्ट अटैक क्या होता है, जो टिड्डियाँ होती हैं उन्हें ही लोकस्ट कहते हैं। तो इंडिया हाई अलर्ट पे है अगेंस्ट लोकस्ट अटैक फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने वार्न किया है कि कंट्री जो है वो वर्स्ट अटैक फेस कर रही है 26 ईयर्स में। स्प्रिंग ब्रेड लोकस्ट स्वार्म्स जो है वो इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर आ गए हैं एंड फिर वो ईस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं टू नॉर्दर्न स्टेट एंड हो सकता है कि वो राजस्थान में वापस भी आ जाए विद द स्टार्ट ऑफ मॉनसून इन कमिंग डेज। तो करंट लोकस्ट अटैक जो है उसे अपसर्ज कैटेगराइज किया गया है। अब अपसर्ज क्या होता है, लोकस्ट प्लेग क्या होता है, आउटब्रेक क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। आउटब्रेक कब होगा? जब एरिया 5000 स्क्वायर किलोमीटर को वो कवर कर ले वन पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर, तो हम उसे बोलते हैं आउटब्रेक हो गया। अपसर्ज क्या होता है? अगर आउटब्रेक को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं एंड और ब्रीडिंग होने लग जाती है तो उसको कहते हैं अपसर्ज। एंड फिर प्लेग क्या होता है? जब ये तो देखिए क्या था कि एक पार्ट ऑफ द कंट्री में जब यही 2 और मोर रीजन्स के अंदर फैल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? प्लेग। तो आपको याद होगा बाल गंगाधर तिलक को 1897 में जब उन्होंने बुबोनिक प्लेग के बारे में लिख दिया था तो उनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा के जेल में डाला था, तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो आउटब्रेक्स कॉमन होते हैं लेकिन काफ़ी कम ऐसे होते हैं जो अपसर्जेस के अंदर आए। एंड अपसर्जेस का मतलब क्या है? जो अनकंट्रोलेबल हो जाए। एंड कुछ ही अपसर्जेस होते हैं जो प्लेग बन जाते हैं। तो जो लास्ट मेजर प्लेग था वो देखिए यही है 1987-89 नहीं, ये वो वाला नहीं है, 1897 का था बाल गंगाधर तिलक वाला। ये 2003-2005 में अपसर्ज भी हो रखा है। डेजर्ट लोकस जिसको स्किस्टोसिर्सा ग्रीगेरिया भी कहते हैं, ये छोटे 1 हॉर्न ग्रास होपर्स होते हैं जो कि ब्रीड करते हैं एरिड्स। अपना तो राजस्थान आधा
सेमी एरिड और डेजर्ट ही है। तो एग्स के लिए इनको बेयर ग्राउंड चाहिए जो कि उन्हीं एरियाज में मिल पाता है जहाँ पे डेंस वेजिटेशन हो। नाउ ये भी ध्यान रखिएगा, ये कुछ ही टाइम में 150 किलोमीटर ट्रैवल कर लेते हैं एक दिन के अंदर, एंड 1 स्क्वायर किलोमीटर में एक सिंगल स्वार्म 40 से लेके 80 मिलियन एडल्ट्स को कैरी करता है। नाउ बुबोनिक प्लेग देखिए, अभी मैंने आपको बताया था बुबोनिक प्लेग, तो ये वही वाला बुबोनिक प्लेग शायद होगा। तो लेट्स रीड। बयानूर जो कि एक सिटी है नॉर्दर्न चाइना के अंदर, वो हाई अलर्ट पे हो गई है क्योंकि वहाँ पे बुबोनिक प्लेग पाया गया है। अच्छा, तो ये मंगोलिया, चाइना से ऊपर मंगोलिया है। तो जो अथॉरिटीज़ हैं इनर मंगोलिया ऑटोनॉमस रीजन के, उन्होंने लेवल 3 वार्निंग दे दी है। लोकल अथॉरिटीज़ ने कह दिया है कि अंटिल द एंड ऑफ 2020 ये जो प्लेग है ये फैल सकता है। तो प्लेग क्या होता है? जब बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस ये एनिमल्स में पाया गया है, पर्टिकुलरली रोडेंट्स के अंदर, चूहों के अंदर। ओके, एंड ये फिर ह्यूमंस के अंदर ट्रांसमिट हो रहा है थ्रू इन्फेक्टेड एनिमल्स एंड फ्लेज, मीन्स जो ये मक्खियाँ होती हैं इनके थ्रू भी। 5 से 15 सेंचुरी के अंदर जो प्लेग है उसे ब्लैक डेथ कहा जाता है क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ डेथ हुई थी यूरोप के अंदर भी। एंड ये अभी देखिए मैंने आपको बताए थे, नहीं ये 3 टाइप के अलग प्लेग है, बुबोनिक प्लेग, न्यूमोनिक प्लेग एंड सेप्टिसेमिक प्लेग। तो बुबोनिक प्लेग क्या होता है? जब इम्यून सिस्टम खराब हो जाए। ओके, ऐसे आप ध्यान रखेंगे। न्यूमोनिक प्लेग क्या होता है? जब वायरलेंट फॉर्म हो जाए एंड 24 to 72 आवर्स के अंदर लंग्स इन्फेक्ट होने लगे, ह्यूमन टू ह्यूमन वो चीज़ फैलने लगे। एंड सेप्टिसेमिक प्लेग क्या होता है? जब जो बैक्टीरिया है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाए और वहाँ पे मल्टीप्लाई हो। तो कैसे ट्रीट एंड कैसे कंट्रोल करना होगा? प्लेग जो है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ है, एंड अगर इसको जल्दी आप पकड़ लेंगे तो फिर एंटीबायोटिक्स के साथ ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन कभी कभी कुछ समय ऐसे भी आते हैं जब इनको एंटीबायोटिक्स काफ़ी नहीं रहते एंड ये हाईली कंटेजियस हो जाते हैं एंड बुरे तरीके से फैल जाते हैं। इंडिया चैप्टर ये अब आ जाएगा आपका बुबोनिक प्लेग। 1896 में जो पहला ऑफिशियल केस था वो बॉम्बे के अंदर पाया गया था, एंड थर्ड प्लेग जो था पेंडेमिक हुआ चाइना में 1855 में, एंड 12 मिलियन इंडियंस जो हैं उनको इन डिसीज से गुजरना पड़ा था। फिर आपका एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट भी आया था 1897 का, जो कि बहुत ही जल्दबाजी में ड्राफ्ट किया गया था। नाउ सी WHO ने डिक्लेयर कर दिया है कि श्रीलंका और मालदीव्स दोनों हमारे पड़ोसी हैं, वो अब मिजल्स फ्री हो गए हैं। तो बहुत अच्छे हैं हमारे पड़ोसी, कुछ तो मतलब उन्होंने अच्छा काम किया। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि मिजल्स और रुबेला श्रीलंका और मालदीव्स में नहीं है। ये पहली 2 कंट्रीज़ हैं जो WHO के साउथ ईस्ट एशिया रीजन में आई हैं, एंड उन्होंने 2023 का ये टारगेट अचीव किया है। मीन्स वहाँ पे कोई भी एंडेमिक ट्रांसमिशन मिजल्स एंड रुबेला का पिछले 3 सालों में नहीं पाया गया। मालदीव्स ने जो लास्ट ईयर एपिडेमिक केस थे मीजल्स के 2009 में पाए गए थे, रुबेला के 2015 में, श्रीलंका में 2016 एंड 2017 में। बैकग्राउंड यही है कि WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए 2023 जो था वो टारगेट सेट किया गया था कि ये तब तक आपको रुबेला एंड मीजल्स को क्या करना है? एलिमिनेट करना है। भूटान, नॉर्थ कोरिया, ईस्ट टिमोर ये ऑलरेडी मीजल्स फ्री डिक्लेयर हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप ऐसे ध्यान रखिए, बैन, ठीक है, BEN, ठीक है। तो जो बैन है ना वो क्या हो गई है? मतलब मीजल्स फ्री हो गई है। तो भूटान, नॉर्थ कोरिया एंड ईस्ट टिमोर, इसकी एलिमिनेशन की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि इससे 5 लाख डेथ्स कम होंगी, 55,000 रुबेला की डेथ्स कम होंगी। मीजल्स हाईली कंटेजियस वायरल डिसीज़ होती है, ड्रॉपलेट से फ्रॉम द नोज़, माउथ, थ्रोट वो ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। नाउ ब्लाइंडनेस हो सकती है, एनसीफेलिटीज़ हो सकती है, रूटीन मीजल्स वैक्सीनेशन लेने चाहिए। रुबेला भी एक माइल्ड इन्फेक्शन है एंड इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, एंड अगर प्रेग्नेंट वीमेन हो तो कॉन्जेनिटल रुबेला सिंड्रोम भी हो सकता है जो कि एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न है। नाउ प्रेग्याटा गाइडलाइंस, तो प्रेग्याटा गाइडलाइंस आई हैं डिजिटल एजुकेशन के लिए। ये जो गाइडलाइंस हैं इसके अंदर 8 स्टेप्स हैं डिजिटल एजुकेशन के। तो ये प्रेग्याटा की फुल फॉर्म है प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, याक, असाइन, ट्रैक, अप्रिशिएट। तो ये हेल्प करेंगे डिजिटल एजुकेशन को स्टेप बाय स्टेप, एंड ये सिर्फ एडवाइजरी है, मतलब कंपलसरी नहीं है, एडवाइजरी देंगे ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। तो कम से कम 10 से 15 मिनट का ब्रेक मिलना चाहिए क्लासेस के बीच में,
एंड 30 मिनट्स जो है वो एक दिन में स्पेंड करें टीचर्स पेरेंट्स के साथ में इंटरेक्ट करके। 2 सेशंस होंगे ऑनलाइन क्लासेस के फॉर क्लास 1 to 8, 30 to 45 मिनट्स के। 9 to 12 में 4 सेशंस होंगे। NCERT की बुक्स पढ़ाई जाएंगी एंड टीचर्स को ये भी कहा गया है कि बच्चों को साइबर बुलिंग के बारे में भी पढ़ाया जाए। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था कि चाइना जिसका इस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव है, तो इसका स्टेटस, इशू, टेक्नोलॉजी रेडीनेस, इसके चैलेंजेस, वो सब सामने लेके आया है कौन? टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करती है। मेजर रिकमेंडेशंस ये दी हैं कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए, केमिकल इंजीनियरिंग मिशन मोड चलाइए, मेगा ड्रग मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनाइए, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म अच्छा बनाइए एंड टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी को मजबूत कीजिए, टेक्नोलॉजीज पर ध्यान दीजिए। एपीआई, हर मेडिसिन के अंदर 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक होते हैं केमिकल एक्टिव एपीआईज, एक होते हैं केमिकल इनएक्टिव एक्सिपेंट्स। जो एपीआई है वो केमिकल कंपाउंड है, इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, उसके बिना दवाई नहीं बन सकती, उसी से डिसीज़ ठीक होती है, जैसे कि पैरासीटामोल। ठीक है, अगर किसी को फीवर हो जाता है तो आप देखते होंगे कि जो दवाई आती है उस पर पैरासीटामोल लिखा भी रहता है। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स जो होते हैं वो मल्टीपल एपीआईज यूज़ करते हैं। सिंगल डोज ड्रग्स जैसे क्रोसिन, आपने नाम सुना होगा, उसके अंदर सिर्फ एक ही एपीआई होता है। क्या एपीआई कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है? तो एक रिएक्शन से नहीं मैन्युफैक्चर ये होता, बल्कि इसके लिए काफ़ी सारे केमिकल कंपाउंड्स को देखना पड़ता है। एंड जो केमिकल कंपाउंड जब वो प्रोसेस में होता है ऑफ बिकमिंग एन एपीआई फ्रॉम रॉ मटेरियल, तो उसे कहते हैं इंटरमीडिएट। कोविड-19 से पैंडमिक हैज़ अफेक्टेड, सो यस वो अफेक्टेड हुआ है, और क्योंकि लॉकडाउन्स हुए, दिल्ली कोरोना वायरस, सो आपको सारी अच्छी अच्छी बातें लिखनी है। मतलब अच्छी अच्छी बातें कहने का मतलब है कि जो आपको पता है, कि जैसे कि जो रॉ मटेरियल्स थे चाइना से आते थे ये, एंड उनकी वजह से HIV, कैंसर, एपिलेप्सी, मलेरिया, तो ये सब मतलब इनको प्रॉब्लम हो सकती है। क्या इंडिया एपीआई मार्केट लूज कर रहा है टू चाइना? तो 90s में इंडिया जो था वो सेल्फ रिलायंट था, अपने आप एपीआईज हम बना लेते थे, लेकिन जैसे जैसे चाइना उभरा उन्होंने क्या किया, इंडियन मार्केट से अपने जो चीपर प्रोडक्ट्स थे वो भर दिए, जिसकी वजह से चाइना को तो हाई इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिला, एंड फिर हम लोग भी, इंडिया भी, जो उनकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो हमारे यहाँ से 1/4 है, जिसकी वजह से जो उनका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन था वो कम हो गया, एंड लो प्रॉफिट मार्जिन एंड नॉन लुक्रेटिव इंडस्ट्री की वजह से इंडिया फार्मा कंपनीज ने एपीआईज बनाने बंद कर दिए, तो इसलिए भुगत रहे हैं। अब देखिए, फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन फॉर इन्फेंट न्यूमोनिया अप्रूव्ड, तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने पहली कॉन्जुगेट वैक्सीन न्यूमोनिया के लिए वो अप्रूव कर दी है। इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया। ये वैक्सीन एक्टिव इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करेगी इन्वेसिव डिसीज के लिए या न्यूमोनिया की वजह से, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की वजह से होता है। इसके इन्फेक्शियस एजेंट्स बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई होते हैं। ये मोस्ट कॉमन कॉज है बैक्टीरिया न्यूमोनिया का चिल्ड्रन के अंदर, एंड HIV दैट इज हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B सेकेंड मोस्ट कॉमन है कॉज है किसका, बैक्टीरियल न्यूमोनिया का। रेस्पिरेटरी सिंक्टियल वायरस भी मोस्ट कॉमन वायरल कॉज है। एयर सैक्स जो होते हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं ड्यू टू डिपॉजिट्स ऑफ फ्लूइड, एंड जिसकी वजह से बहुत पेन होता है एंड डिफिकल्ट टू ब्रीथ। निष्ठा भी हमने कई बार पढ़ा है, इसका फुल फॉर्म से ही आपको आंसर पता चल जाना चाहिए। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। HRD मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया 1200 की रिसोर्सेज पर्सन ऑफ आंध्र प्रदेश के लिए। ठीक है, अभी वैसे पूरे इंडिया के लिए है। ये जो रिसोर्स पर्सन्स होंगे ये टीचर्स को हेल्प करेंगे ताकि ऑनलाइन निष्ठा ट्रेनिंग मिल सके। निष्ठा एक इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का। मिनिस्ट्री ऑफ HRD जो है वो इसको नेशनल मिशन के तौर पे ले रही है ताकि लर्निंग आउटकम्स को बढ़ाया जा सके। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है समग्र शिक्षा की। फेस टू फेस मोड से पढ़ाई की जाती है। 23,000 की रिसोर्स पर्सनस हैं। 17.5 लाख टीचर्स जो है वो इसके थ्रू पढ़ाएंगे। नाउ लास्ट टॉपिक करते हैं आज का। इंडिया रजिस्टर्स अ स्टीप डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो। तो स्पेशल बुलेटिन आया है मैटरनल मोर्टेलिटी का, इसे रिलीज़ किया है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल्स
सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ने, ठीक है। तो सैंपल लिए गए कि रजिस्ट्रेशन सिस्टम, तो इसका कोई ट्रिक नहीं है। तो नंबर ऑफ जो मैटरनल डेथ्स होती हैं पर 1 लाख लाइव बर्थ्स, उसको MMR कहते हैं। टारगेट 3.1 यही कहता है कि लेस देन 70 हो। मैटरनल मॉर्टेलिटी जो रेट होता है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बताता है विमेन की। एंड WHO के अकॉर्डिंग जो मैटरनल डेथ है वो विमेन की डेथ हो जाना जब वो प्रेग्नेंट हो, या प्रेगनेंसी के 42 डेज़ के टर्मिनेशन के अंदर अंदर डेथ हो जाना। और तो ये डिक्लाइन हुई है, पहले 113 हो गई है, पहले 122 थी, उससे पहले 130 थी। अगर हम बात करें स्टेट्स की तो MMR अलग अलग स्टेट्स का आप देख लीजिए। सबसे ज़्यादा आसाम का है 215, फिर बिहार का है 149, फिर मध्य प्रदेश है, सबसे कम उत्तराखंड का है 99। साउदर्न स्टेट्स में सबसे कम पाया गया है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और केरला, तमिलनाडु का। मतलब सबसे कम तमिलनाडु का है 60। सो विटामिन डी एंड सिग्निफिकेंस हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर शेयर करें, वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।